काला पोशाक वाला आदमी घबराते हुए खुद से कहता है, ये कैसी आवाजें हैं? इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी तुरंत मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है और जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है एकास्त्र में लगा हीरा हरी रोशनी के साथ चमकने लग जाता है। जब एकास्त्र से निकली हरी रोशनी गुफा के अंदर फैलती है तो काला पोशाक वाला आदमी देखता है कि गुफा के अंदर ढेर सारे सांप एक के ऊपर एक कुंडली मारकर लिपटे हुए थे। वो फुसफुसाने की आवाज उन्हीं सांपों की थी। उस गुफा के अंदर करीब 1000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजाति के सांप थे जो काफी जहरीले लग रहे थे। कुछ सांप तो उस काला पोशाक वाले आदमी की तरफ ही अपना फन फैलाए हुए थे। इतने सारे सांपों को एक साथ देखकर उस काले पोशाक वाले आदमी की बोलती बंद हो जाती है और वो तुरंत भागते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद वो हाँफने लग जाता है। गहरी गहरी सांसें अपने सीने के भीतर भरने लग जाता है। काला पोशाक वाला आदमी हाँफते हुए खुद से कहता है, बाल बाल बचा, वरना अगर एक भी सांप मुझे डस लेता तो लेने के देने पड़ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सांपों के बिल के अंदर घुस गया हूँ। आखिर इतने सारे सांप, वो भी एक साथ, यहाँ पर कर क्या रहे हैं? यही सब बड़बड़ाते हुए काला पोशाक वाला आदमी हाँफते रहता है। कुछ पल बाद जब उसकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो दूसरी गुफा के अंदर देखने लग जाता है। उसका मन एक बार फिर ये जानने के लिए तलब उठता है कि आखिर उस दूसरी गुफा के अंदर क्या है। काला पोशाक वाला आदमी अपने अंदर हिम्मत भरता है और फिर उस दूसरी गुफा के अंदर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। इस बार सावधानी बरतते हुए वो पहले ही एकास्त्र को प्रज्वलित कर लेता है। काला पोशाक वाला आदमी जब दूसरी गुफा के अंदर अपने कदम रखता है तो फिर एक बार उसकी सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों के सामने ही ढेर सारे एक प्रकार के अजीब से दिखने वाले जानवर थे। ऐसे जानवर जिसके शरीर का ऊपरी भाग भूरा, बगल और पेट का भाग काला था। माथे पर चौड़ी सफेद धारी थी। 4 पैर थे, हर पैर में 5 उंगलियां जिसमें लंबे लंबे काले नुकीले पैने नाखून थे। वो जानवर उस काला पोशाक वाले आदमी को गुस्से के साथ घूरे जा रहे थे। काला पोशाक वाला आदमी उस जानवर को देखते हुए डर के साथ कहता है, ये तो कब्र बिच्छू है, वो जानवर जो कब्र में से मुर्दों को निकालकर उनका मांस खा लेता है। इसे इंसानों का मांस सबसे ज्यादा लजीज लगता है। काला पोशाक वाला आदमी कब्र बिच्छू को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि अगले ही पल वो उस गुफा से बाहर निकल जाता है। काला पोशाक वाला आदमी खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर इन गुफाओं में इतने खतरनाक जानवर कर क्या रहे हैं? इतना कहते ही काला पोशाक वाले आदमी की नजर तीसरी गुफा पर पड़ जाती है। वो डरा हुआ जरूर था पर वो डरपोक नहीं था। उसके मन में अभी भी ये जानने की इच्छा थी कि आखिर उस तीसरी गुफा के अंदर अब कौन सा जानवर था। अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाता है और हिम्मत करते हुए उस तीसरी गुफा के अंदर भी जाने लग जाता है। जब वो उस गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहाँ कोई जानवर नजर नहीं आता है, बल्कि एक ही प्रकार की ढेर सारी चिड़ियां नजर आती हैं। पहले तो उसकी आंखें भी एक साथ उन चिड़ियों को देखकर चौंधिया जाती हैं, पर जब वो उनमें से एक चिड़िया पर नजर जमाए रखता है और उसे गौर से देखता है तो नोटिस करता है कि जिन चिड़िया को वो आम चिड़िया समझ रहा था वो आम चिड़िया नहीं थी, बल्कि वैम्पायर फिंच थी, जिसकी चोंच पर खून लगा हुआ था। काला पोशाक वाला आदमी उन चिड़ियों को देखते हुए डर के साथ खुद से कहता है, ये तो वैम्पायर फिंच है, वो चिड़िया जो जिंदा रहने के लिए दूसरे पशु पक्षियों का खून पीती है। वो चिड़िया उस काले पोशाक वाले आदमी पर हमला करती उससे पहले ही वो उस गुफा में से बाहर निकल जाता है। वैम्पायर फिंच को देखकर काले पोशाक वाले आदमी की अगली गुफा में जाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत एक के बाद एक गुफा के अंदर जाने लग जाता है और वहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। वो जिस भी गुफा के अंदर जा रहा था उसे वहाँ पर जानलेवा और खतरनाक पशु पक्षी नजर आ रहे थे। कुछ जानवर तो ऐसे थे जिसके बारे में उसने बस किताबों में पढ़ा था, देखा भी नहीं था, पर अब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। वो काला पोशाक वाला आदमी उन जानलेवा खतरनाक जानवरों में एक और चीज नोटिस करता है और वो ये कि कोई भी जानवर उस पर हमला नहीं कर रहा था। बस वो वहाँ पर डेरा डालकर जमे हुए थे, जैसे वो वहाँ पर पल रहे हो और उस गुफा को ही अपना घर समझते हो। काले पोशाक वाले आदमी ने एक एक करके पहली लाइन में जो 10 गुफाएं थी उन सारी गुफाओं में क्या था वो देख लिया था और वो दूसरी लाइन की गुफाओं के अंदर जाने लग गया था और उस दूसरी लाइन की गुफाओं में भी 5 गुफा के अंदर क्या था वो देख चुका था। काला पोशाक वाले आदमी ने अभी अगली गुफा के अंदर अपना कदम बढ़ाया ही था कि तभी वो दर्द से कराहते हुए चीख पड़ता है, आ! काला पोशाक वाला आदमी तुरंत अपना सीधा पैर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है और देखता है कि उसके पैर में एक मोटा सा कांटा घुसा हुआ था। वो कांटा इतना ज्यादा मोटा नुकीला था कि उसके जूते के तलवों से भी अंदर घुस गया था और खून बाहर बहने लग गया था। काला पोशाक वाला आदमी दर्द से कराहते हुए ही उस कांटे को ताकत के साथ पकड़ता है और बाहर खींच लेता है। काला पोशाक वाला आदमी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लग जाता है। वो खड़ा तो हो जाता है पर उसे अब भी दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो काफी बहादुर था। ये छोटी सी चोट उसे कैसे रोक सकती थी?
काला पोशाक वाला आदमी एकास्त्र वापस से उठाता है और उसके हीरे में से निकलती हरी रोशनी से गुफा के अंदर देखने लग जाता है। इस बार जब वो गुफा के अंदर अपनी नजरें घुमाता है तो उसे काफी ताज्जुब होता है। उसे गुफा के अंदर न कोई जानलेवा जानवर नजर आता है, न ही कोई पशु पक्षी। वो गुफा अंदर से पूरी तरह खाली थी। बस उस गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा चौकोर काला समतल पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चारपाई हो जिस पर कोई सोता हो। उस गुफा के अंदर साफ सफाई भी थी। वैसी गंध नहीं आ रही थी जो बाकी की गुफाओं के अंदर से उस काले पोशाक वाले आदमी को आ रही थी। काला पोशाक वाला आदमी उस गुफा को चारों तरफ से बड़े गौर से देखते हुए खुद से कहता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई रहता हो, पर यहाँ पर कौन रहता होगा। काला पोशाक वाला आदमी बड़े गौर से ही उस गुफा को देखते रहता है, पर उसके कुछ समझ नहीं आता है। अगले ही पल वो वहाँ से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने अपना कदम एकदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसके पैर का दर्द बढ़ जाता है और वो जो काला पत्थर गुफा के अंदर रखा हुआ था उसके ऊपर बैठ जाता है। काला पोशाक वाला आदमी अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है, ये दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है, अब इसका क्या करूं मैं। काला पोशाक वाले आदमी के पैर से खून की धारा बह गई थी। वो तुरंत अपना जूता उतारने लग जाता है। जब वो अपना जूता उतारता है तो देखता है कि उसका पूरा पैर खून से सना हुआ था। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के कारण उसके पैर पर बड़े बड़े छाले हो गए थे और उन्हीं छालों में अभी अभी उसे कांटा चुभा था, जिस कारण उसका दर्द और ज्यादा बढ़ गया था। काला पोशाक वाला आदमी अपना पैर देखते हुए खुद से कहता है, तो इन छालों की वजह से मेरा पैर इतना दुख रहा है, इस कांटे को भी मेरे छाले पर ही चुभना था क्या। अगले ही पल काले पोशाक वाले आदमी को डायना की याद आने लग जाती है और वो फिर खुद से बोल पड़ता है, डायना भी तो मेरे साथ उतने ही चली है जितना मैं चला हूँ। इसका मतलब डायना के पैरों में भी छाले पड़ गए होंगे। शायद वो सही ही बोल रही थी, उसके पैर सच में दुख रहे होंगे। मैं ही उसे समझ नहीं पाया और बेफालतू में उस पर चिल्ला दिया। काले पोशाक वाले आदमी को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है, पर अब वो पछतावे के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, गुस्से गुस्से में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद अंत में हमें पछताना ही पड़ता है, और वही गलती काला पोशाक वाला करके बैठ गया था। काला पोशाक वाला फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, पर पैर के दर्द के कारण खड़ा ही नहीं हो पाता है। काला पोशाक वाला आदमी खुद से कहता है, इस दर्द के साथ मैं अब और नहीं चल सकता, कुछ देर आराम करना ही बेहतर होगा, वरना अगर ये चोट और ज्यादा बढ़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर काला पोशाक वाला आदमी अपने दूसरे पैर का जूता भी निकालता है और उसे बड़े से काले पत्थर पर लेट जाता है। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के कारण वो भी बहुत ज्यादा थक गया था। थकता भी कैसे नहीं, आखिर था तो वो भी एक इंसान, जिस कारण जैसे ही वो लेटता है कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो उसी गुफा के अंदर आराम से सो जाता है। कुछ घंटे बाद अंधेरी रात धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और भोर का वक्त शुरू हो चुका था। बल्लू काका पहाड़ की चढ़ाई उतर रहे थे। शीतलहर बढ़ चुकी थी, जिस कारण बल्लू काका को सर्दी हो गई थी और वो बार बार खांसे जा रहे थे। बल्लू काका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार भी हो, पर फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे, जैसे उन्हें जल्द से जल्द कहीं पर पहुंचना हो। बल्लू काका अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहते हैं, चल बल्लू, कुछ दूर और चल, उसका ठिकाना आने ही वाला है। तुझे जल्द से जल्द ये जड़ी बूटी उसके पास पहुंचानी है ताकि वो इससे औषधि बना सके तारा बिटिया के लिए। यही उमंग लेकर बल्लू काका चलते जा रहे थे। बल्लू काका पहाड़ की चढ़ाई उतर ही रहे थे कि तभी वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर 3 लाइनों में लगातार 10 गुफाएं बनी हुई थी। बल्लू काका उन गुफाओं को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। बल्लू काका खुश होते हुए खुद से कहते हैं, आखिर मैं उस जगह पर पहुंच ही गया, अब औषधि तैयार हो जाएगी। बल्लू काका हर एक गुफा को बड़े गौर से देखने लग जाते हैं, जैसे उन्हें पहले इस बात का अंदाजा हो कि अगर वो किसी गलत गुफा के पास गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो पहले ही सतर्क हो गए थे। बल्लू काका उन गुफाओं को देखते हुए खुद से कहते हैं, इनमें से कौन सी होगी वो गुफा? हाँ, वो वाली होगी, वही लग रही है। बल्लू काका अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और एक गुफा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बल्लू काका जड़ी बूटियों से भरा हुआ झोला अपने कंधे पर से उतारते हैं और उसे हाथ में पकड़कर उसी गुफा के सामने एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। बल्लू काका वहीं से गुफा के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, पर उसके अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि बाहर से बल्लू काका को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बल्लू काका गुफा की तरफ देखकर किसी को पुकारते हुए कहते हैं, नमो नीलकंठाय, नमो नीलकंठाय, नमो नीलकंठाय। 3 बार जाप करने के बाद बल्लू काका चुप हो जाते हैं। उनकी निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बल्लू काका गुफा के अंदर से किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। पर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आता है तो बल्लू काका एक बार फिर 3 बार नमो नीलकंठाय का जाप कर देते हैं,
पर इस बार भी किसी का कोई जवाब नहीं आता है, ना ही कोई हलचल सुनाई देती है। बल्लू काका कुछ परेशान होते हुए खुद से बोल पड़ते हैं, वो अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। यही तो कहा था कार्तिक पुजारी जी ने मुझे कि जब तुम्हें 8 जड़ी बूटियां मिल जाए तो तुम पहाड़ पर ही मौजूद 30 गुफा में से सबसे छोटी जिस गुफा का मुख हो उसके पास चले जाना और वहीं पर जाकर नमो नीलकंठाय का 3 बार जाप करना। वो तुमसे जड़ी बूटी लेने के लिए आ जाएगा। मैं तो 3 बार से भी ज्यादा नमो नीलकंठाय का जाप कर चुका हूँ। वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो इस गुफा के अंदर है भी या नहीं? बल्लू काका फिर बाहर से गुफा के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, पर इस बार भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। उनके मन में गुफा के अंदर जाने का ख्याल आने लग जाता है और अगले ही पल वो गुफा के अंदर जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभी बल्लू काका ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वो घबराते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं बल्लू, तू ये क्या कर रहा है? भूल गया कार्तिक पुजारी जी ने इस बात की सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो तुझे गुफा के अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही उसे पुकारना है, वो खुद बाहर आ जाएगा। ये बात याद आते ही बल्लू काका वहीं पर खड़े रहते हैं, गुफा के अंदर नहीं जाते हैं। बल्लू काका एक उम्मीद के साथ गुफा के अंदर देखते हुए फिर बोल पड़ते हैं, नमो नीलकंठाय। अभी बल्लू काका ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है और ये आहट कहीं और से नहीं बल्कि गुफा के अंदर से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बल्लू काका की तरफ ही अपने कदम बढ़ाते हुए आगे आ रहा हो। उस आहट को सुनकर बल्लू काका का मन पुलकित हो जाता है, उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। बल्लू काका खुशी से उछलते हुए खुद से कहते हैं, लगता है वो आ गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब।